और आज शुरुआत मई महीने में लगी 3 बड़ी खबरों के साथ। न सिर्फ आम आदमी झुलसे बल्कि आम आदमी जले भी। देश में पहली आग है महंगाई की आग। लगातार ये मीटर बढ़ता जा रहा है महंगाई का। दिन दूनी रात चौगुनी महंगाई बढ़ रही है। कल रात जिस वक्त आप सोए और आज सुबह जब आप उठे, इसी दौरान पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है। मौसम की मार जिसे सूरज की तपिश लगातार बढ़ा रही, आधे से ज्यादा भारत मौसम की इस मार से झुलस रहा है। जन जंतु का, जीवों का रहना मुश्किल, जिंदा रहना मुश्किल हो गया। तीसरी आग कट्टरपंथ की आग। बकरीद पर यह आग और भड़कने की आशंका है। काबू करने के लिए महाराष्ट्र से यूपी तक सख्त एक्शन की तैयारी है। इन तीनों आग पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले बात होगी महंगाई की आग की। 11 दिनों में चौथी बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। जनता की जेब पर बड़ा प्रहार हुआ है, क्योंकि जब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो सिर्फ ऑयल के दाम नहीं बढ़ते हैं। जो चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं, सब्जियां, दाल, दूध, दही, सब कुछ बढ़ता है। दवाइयां महंगी हो जाती हैं। पेट्रोल के दाम में आज फिर 2 रुपए 61 पैसे और डीजल के दाम में 2 रुपए 71 पैसे बढ़ा दिए गए। सिर्फ पिछले 11 दिनों के अंदर 4 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए। आज से पहले 23 मई को पेट्रोल 87 पैसे, डीजल 91 पैसे महंगा हुआ था। 19 मई को डीजल में 90 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी और 15 मई को पेट्रोल डीजल दोनों में 3 रुपए से ज्यादा बढ़ोतरी की गई थी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में शुरू में हुए इजाफे ने आम आदमी को महंगाई की आग में झोंक दिया था। और ये जो कीमतें फिर बढ़ी हैं, ये तब बढ़ी हैं जबकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम कम हुए। अब सवाल है कि क्या पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? क्या महंगाई को बढ़ते देखना आम आदमी की मजबूरी हो चुकी है? क्या सरकार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को कम कर सकती है या नहीं कर सकती है? इस हर सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा इस रिपोर्ट के बाद। ग्यारह दिन चौथी बार जनता पर महंगाई की मार। 15 मई से लेकर 25 मई तक पेट्रोल में 7 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई और इन्हीं 11 दिनों में डीजल के दाम में 7 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। यानी कुल मिलाकर मई के 11 दिनों में पहले से लगी महंगाई की आग को पेट्रोल डीजल की कीमतों ने और भड़का दिया है और जनता सिर्फ सहने और कहने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही है। लखनऊ में हम बात करें तो पेट्रोल ने तो शतक लगा दिया। देखिए, कल देर रात तक जो लगभग 98 रुपए 99 रुपए रेट था, वो 101.86 रुपए यानी कि 100 के पार पेट्रोल लखनऊ में हो चुका है। और डीजल की भी अगर बात करें तो यहाँ पर 95.35 रुपीज़ यहाँ पर डीजल में भी बढ़ोतरी हुई है। पिछले एक महीने के अंदर लगभग 7 से 8 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम यहाँ पर बढ़े हैं। इतने सालों में दिल्ली में पहली बार पेट्रोल की कीमत ने शतक बनाया है। मई महीने में चौथी बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गई है और डीजल के दाम 95 रुपए 20 पैसे हो चुके हैं। पेट्रोल के दाम में 2 रुपए 81 पैसे का इजाफा हुआ है। हम लोग दिल्ली के पेट्रोल पंप पर हैं और बहुत से लोग पेट्रोल भरा रहे हैं। बहुत परेशानी हो रही है तेल की वजह से। मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कत है, पूछो मत। आदमी की जेब पे वो पड़ता है सर, और हम परेशान हैं। अब पेट्रोल भी डलाना जरूरी है। राजधानी दिल्ली के साथ साथ आर्थिक राजधानी मुंबई के लोगों को भी इस बढ़ोतरी ने झटका दिया है। दिल्ली के मुकाबले मुंबई में पेट्रोल पहले से ही महंगा है। ऐसे में इस बढ़ोतरी के बाद मुंबई में अब पेट्रोल के दाम 111 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर और डीजल 97 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर में बिक रहा है। तो दिन भर दिन पेट्रोल का भाव बढ़ते ही जा रहे हैं। एक तो झपटो वाले पैसा नहीं बढ़ा रहे, ऊपर से ये पेट्रोल बढ़ रहे हैं, तो अर्निंग नहीं हो रही है बराबर। कमाएंगे क्या और पेट्रोल डालेंगे क्या? और वो लोग ऐप में भी इतना पैसा नहीं देते, इतना नहीं कमा पाते। 1000 रुपया कमाने के लिए पूरा दिन चले जाता है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, यूपी से लेकर एमपी और हिमाचल से लेकर दक्षिण भारत के राज्यों में भी इस बढ़ोतरी का असर पड़ा है। ईंधन महंगा होने का असर अब हर जरूरी चीज पर दिखाई देने लगा है। किराया, सब्जियां, रोजमर्रा का सामान भी महंगा हो रहा है। जनता राहत की उम्मीद लगाए बैठी है। महंगाई का पारा लगातार ऊपर ही जा रहा है और लोगों की परेशानी भी 7वें आसमान की तरफ है। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में चौथी बार बढ़ोतरी हुई है और इस बार ये बढ़ोतरी कुछ भारी भरकम है और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर डीजल के दाम बढ़ेंगे तो सीधे तौर पर इसका असर
सब्जी, दाल, चावल, इन तमाम खाद्य आपूर्ति के पदार्थों पर भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये सच है कि पेट्रोलियम की कीमत में बढ़ोतरी की मुख्य वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव है। ईरान अमेरिका की जंग है, लेकिन आम लोगों की रोजी रोटी और सहूलियत के आगे ये सारे दावे और तथ्य बेमानी हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब उन सवालों के जवाब मैं बताता हूं आपको, जो सवाल ये रिपोर्ट दिखाने से पहले आपको दिखाए कि क्या पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम किया जा सकता है, क्या महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। बढ़ते देखना है महंगाई को, क्या आम आदमी की अब मजबूरी बन चुकी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों को सरकार कैसे कंट्रोल कर सकती है और महंगाई को कैसे कम किया जा सकता है, उसके तरीकों को मैं आपको आज बताता हूं, जिसका जवाब दाम कम किए जा सकते हैं या नहीं, इस सवाल के बाद को आपको सुनना होगा। क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमत का जो भुगतान है हम और आप लगातार कर रहे हैं, उसमें तेल की कीमतों के साथ साथ अच्छा खासा टैक्स भी जुड़ा होता है। तेल की बेस प्राइस के साथ साथ रिफाइनरी कॉस्ट होती है, फ्रेट यानी तेल के ट्रांसपोर्टेशन का खर्च जुड़ा होता है, डीलर का कमीशन जुड़ा होता है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जुड़ी होती है, राज्य सरकार का वैट टैक्स होता है। ये सब कुछ होता है जो कीमत आप तेल की पे करते हैं किसी पेट्रोल पंप पर। अब अगर दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों के आंकड़ों को समझाऊं तो दिल्ली में 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल प्राइस है। बेस प्राइस, रिफाइनरी, फ्रेट की लागत 53 रुपए 50 पैसे, डीलर का कमीशन 4 रुपए, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 19 रुपए 90 पैसे और दिल्ली सरकार को जाने वाला वैट है 24 रुपए 70 पैसे। यानी 1 लीटर पेट्रोल पर हम और आप दिल्ली में 44 रुपए 60 पैसे का टैक्स भरते हैं, जिसमें कम कर दिया जाए तो तेल के दाम बेहद सस्ते आम आदमी के लिए हो सकते हैं। ये करना कि नहीं करना है, ये सरकार की मंशा पर है। कम करने का एक और तरीका है जीएसटी लगता है तो पूरे देश में तेल की कीमत एक होगी। 28% जीएसटी लगने पर प्रति लीटर तेल पर सिर्फ 15 रुपए का टैक्स लगेगा, जिससे दिल्ली में 102 रुपए 12 पैसे मिलने वाला पेट्रोल 74 रुपए 75 पैसे में मिलने लगेगा। यानी टैक्स के जाल से अगर तेल को निकाल लिया जाए तो महंगाई की आग को बहुत आसानी के साथ काबू में किया जा सकता है। बहरहाल ये तेल का गणित आपने देखा, तेल की कीमतों का गणित आपने देखा, लेकिन महंगाई के साथ देश में गर्मी भी लगातार बढ़ रही है, रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। 94 शहर ऐसे हैं जो दुनिया के सबसे गर्म शहर हैं और वो भारत में हैं। दिल्ली से लेकर यूपी का बांदा और कुरुक्षेत्र से पटना तक का सूरज अब तांडव मचा रहा है। 9 दिन तक चलने वाले नौतपा ने सूरज की तपिश और ज्यादा बढ़ा दिया है, जिसका असर दिखाई पड़ रहा है। और असर ये दिखाई पड़ रहा है कि कई शहर ऐसे हैं जहां तापमान 45 से 48 डिग्री तक पहुंच चुका है। देश में प्रचंड गर्मी का प्रकोप, 94 शहरों में सूरज का कहर, अगले 9 दिन बेहद संभल कर। देश में आज से नौतपा की शुरुआत हो गई है। नौतपा मतलब अगले 9 दिन और ज्यादा गर्मी रहेगी, हीट वेव और तापमान भी बढ़ेगा। दिन और रात गर्म हवाएं चलेंगी और सूरज की तपिश धरती को जलाएगी। और देश के अलग अलग शहरों में इसका असर भी दिखना शुरू हो चुका है। गर्मी से राजधानी दिल्ली का बुरा हाल है। दिल्ली में सूरज आग बरसा रहा है। दिल्ली घूमने पहुंचे सैलानी तो धूप की तपिश और पसीने से तरबतर हैं। 42 से 44 डिग्री का तापमान लोगों को झुलसा रहा है। गर्मी कैसे लग रही है? क्या बहुत ज्यादा गर्मी है? हीट वेव लग रहा है थोड़ा सा। मॉर्निंग हो गया 8 बजे, मतलब नॉर्मल से ज्यादा ही है। बस ये अपना बचाव अपने हाथ ही है। कहाँ से हैं? हम गुजरात से हैं। गुजरात से हैं तो हाँ। दिल्ली की गर्मी कैसी लग रही है? बहुत है गर्मी, बहुत है गर्मी। हाँ। ज्यादा से ज्यादा घर में रहें 12 से 4 के बीच। यूपी में भी गर्मी कहर बनकर टूट रही है। यूपी का बांदा शहर तो गर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। बुंदेलखंड की धरती पर पारा 48 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। अप्रैल के महीने में भी बांदा जिला आग उगल रहा था और यहाँ पारा 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। दुनिया के सबसे गर्म शहरों में शुमार हो चुके बांदा में गर्मी ने त्राहिमाम मचाए रखा है। थर्मोमीटर से ये देखिए, ये हम लोग इसको नाप के दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बांदा में सबसे ज्यादा जो है वो तापमान है, वो हमने आपको नाप के दिखाया। मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ मौजूद है, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से तापमान जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं, लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। नौतपा का सितम महादेव की नगरी काशी में भी नजर आ रहा है। नौतपा के पहले दिन काशी विश्वनाथ धाम में बाबा भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार किया गया।
गर्मी से राहत के लिए बाबा विश्वनाथ को फलों का रस, गंगा जल और बेलपत्र चढ़ाया गया। दूसरी तरफ सूरज की तपिश की वजह से बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है। वहीं स्थानीय लोग गंगा में स्नान कर गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। नौतपा की वजह से काशी में भी पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। नौतपा के पहले दिन हालांकि बहुत भीड़ होती थी, लेकिन आज गर्मी बहुत है और शीतलता पाने के लिए लोग मां गंगा की शरण ले रहे हैं और गंगा में स्नान दान ध्यान कर रहे हैं। और आज से माना जाता है कि भगवान भास्कर का प्रकोप 9 दिनों तक झेलना पड़ता है। यूं तो नौतपा की शुरुआत जून के महीने में होती है, लेकिन इस साल मई के आखिरी हफ्ते में ही नौतपा की एंट्री हो चुकी है। हालत यह है कि रविवार को महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र का ब्रह्मपुरी लगातार तीसरे दिन देश का सबसे गर्म शहर रहा। यहाँ तापमान 47.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के बांदा में 46.8 डिग्री, प्रयागराज और उरई में 45.6 डिग्री और आगरा में 45.4 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। मध्य प्रदेश के भी 2 शहरों नौगांव और खजुराहो में सबसे ज्यादा तापमान 45.8 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर और मध्य भारत में 29 मई से मौसम बदल सकता है। बारिश की संभावना है, लेकिन यह अनुमान कितना सही होगा अभी कहना मुश्किल है। इसके बहुत सारे साइंटिफिक कारण हैं, प्राकृतिक कारण हैं और कुछ लोकल फैक्टर भी होते हैं। इन दिनों आसमान में बादल नहीं है। बादल नहीं होने के कारण जितना भी सोलर रेडिएशन आना होता है सबके सब नीचे पहुंच जाता है। यानी जो हालात हैं उससे ये तो तय है कि अगले 4 से 5 दिनों तक राहत की कोई उम्मीद नहीं है। सूरज के तेवर और तीखे होने वाले हैं। ऐसे में तपती गर्मी में बाहर निकलने से पहले सावधानी जरूर बरतें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बात बकरीद पर कट्टरपंथ की आग। 3 दिनों के बाद देश में बकरीद का त्योहार है। मुस्लिम समाज तैयारी में जुटा है, लेकिन देश में कुछ ऐसे कट्टरपंथी हैं जो अपनी जिद से इस पाक दिन को खराब करने की तैयारी में। ऐसे कट्टरपंथियों को सबक सिखाने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है और कट्टरपंथ की आग को खत्म करने की, बुझाने की तैयारी। बकरीद से पहले कट्टरपंथियों का ट्रीटमेंट। यूपी टू महाराष्ट्र बुझेगी कट्टरपंथ की आग। 28 मई यानी गुरुवार को देश भर में मुस्लिम समाज बकरीद का त्योहार मनाएगा, लेकिन महाराष्ट्र और यूपी में इसे लेकर कुछ अलग ही प्लानिंग है और कट्टरपंथियों की इन तैयारियों को योगी और फडणवीस सरकार ने तार तार करने का प्रण ले लिया। सबसे पहले मुंबई की तस्वीर देखिए। बकरीद के त्योहार में अभी वक्त बाकी है, लेकिन मियर रोड की इस नामचीन सोसाइटी में पहले से ही पुलिस पूरी तरह अलर्ट पर है। पुलिस की एक पूरी टुकड़ी सोसाइटी के अंदर और बाहर लगातार गश्त कर रही है। सोसाइटी प्रशासन ने खुद आगे बढ़कर गेट पर भारी भरकम प्राइवेट बाउंसर्स तैनात किए। ये बाउंसर्स 24 घंटे शिफ्ट में काम कर रहे हैं। सोसाइटी में आने जाने वाले हर एक शख्स पर पैनी नजर रखी जा रही है। दरअसल साल 2023 और 2024 में इसी सोसाइटी में बकरीद पर भारी बवाल हुआ था। एक मुस्लिम परिवार के कुर्बानी के लिए बकरा लाने पर जबरदस्त हंगामा हुआ। विरोध में जय श्री राम के नारे लगे, हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। मामला इतना बड़ा कि कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी साफ निर्देश दिया कि बिना अनुमति के रिहायशी सोसाइटी के भीतर कुर्बानी देना पूरी तरह गैर कानूनी है। हाईकोर्ट के उसी हंटर और पिछले कड़वे अनुभवों से सबक लेते हुए इस बार प्रशासन पहले दिन से ही मुस्तैद है। पुलिस अलर्ट है, बाउंसर तैनात हैं और तलाशी जारी है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और त्योहार शांति से गुजरे। तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली हैं जो हमने दिखा रहे हैं। लगातार पुलिस का मार्च हो जाना एक सोसाइटी के अंदर, वो भी एक त्योहार बकरीद को लेकर होना, ये लगभग हम देखते हैं जब कोई दंगाग्रस्त इलाका होता है तब इस तरह की तस्वीरें होती हैं, लेकिन एक शांत स्वभाव की सोसाइटी में। और जो सामने आपको कैनोपी दिखाई दे रही है वहाँ वो पुलिस जो कर्मी हैं वहाँ आपको बैठे हुए दिखाई दे जाएंगे। हर गेट पर पुलिस कर्मियों के लिए इस तरह कैनोपी बनाई गई है जहाँ पे पुलिस बैठी हुई है और ये इस तरह के जो बाउंसर्स हैं उनको तैनात यहाँ पर किया गया है। हर आने जाने वाले से वो यहाँ पर रोककर पूछताछ की जाती है, उसकी गाड़ियों की चेकिंग की जाती है, उसका आईडी कार्ड तक यहाँ पर लिया जाता है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज और त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में। लखनऊ में हुई बड़ी समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने आगामी त्योहारों खासकर बकरीद और बड़ा मंगल को लेकर बेहद सख्त गाइडलाइंस जारी कर दी। अब सड़क, फुटपाथ या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। नमाज केवल निर्धारित ईदगाहों और मस्जिदों में ही पढ़ी जाएगी। कुर्बानी हमेशा निर्धारित और बंद स्थानों पर ही दी जाएगी। खुले स्थानों पर कुर्बानी देकर सार्वजनिक रूप से धार्मिक भावनाओं को भड़काने की अनुमति नहीं होगी।
गोवंश या किसी भी अन्य प्रतिबंधित और विवादित पशु की कुर्बानी किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। संवेदनशील इलाकों में पुलिस को लगातार रूट मार्च करने और उपद्रवियों पर सख्त नजर रखने के निर्देश दिए। अफवाह फैलाने वालों और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करे। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के डीएम, कमिश्नर, एसपी और आईजी को निर्देश दिए हैं कि ईदगाहों और संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त पुलिस बल मुस्तैद रहे। इसके बाद सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वाले शरारती तत्वों पर पुलिस की तीसरी आंख यानी ड्रोन और खुफिया तंत्र की पैनी नजर रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर मैसेज क्लियर है कि अपराध किया तो फिर बुलेट ट्रीटमेंट का इंतजाम है। अपराधियों और माफियाओं के लिए सिर्फ दो रास्ते, या तो अपराध छोड़ दिया जाए या प्रदेश छोड़ दिया जाए। अलीगढ़ से लेकर जौनपुर तक उत्तर प्रदेश पुलिस ने 24 घंटे में वो तगड़े प्रहार किए जिसके पाताल में छिपे गुंडों के पैर कांप रहे हैं। कोई भी बचने नहीं पाएगा। जीरो टॉलरेंस और बुलेट ट्रीटमेंट। यूपी में अब हर अपराधी का इलाज पहले से तय है, यानी यूपी में अपराध करोगे तो हिसाब तो बुलेट से ही होगा। योगी की लाइन क्लियर है, लिहाजा योगी फोर्स भी फुल ऑन एक्शन में है। अलीगढ़ पुलिस ने 50-50 हजार के दो इनामी लुटेरे रजा मोहम्मद और मुनीब और मोमीन को मुठभेड़ में मार गिराया। दोनों पर महिलाओं से लूटपाट की 1 दर्जन से ज्यादा वारदातों के आरोप थे। हापुड़ निवासी रजा मोहम्मद पर 40 मुकदमे दर्ज थे, जिनमें 28 लूट के केस शामिल थे। वहीं बुलंदशहर निवासी मुबीन पर 27 मुकदमे दर्ज थे, जिनमें 18 लूट की घटनाएं थी। दोनों लुटेरे बाइक से गांव-गांव घूमते थे, सुबह खेतों में काम करने जा रही महिलाओं को निशाना बनाते और तमंचा दिखाकर जेवर लूटकर फरार हो जाते। दरअसल 17 और 21 मई को मडराक, गोधा, अतरौली और छर्रा इलाके में महिलाओं से लगातार लूट की वारदातें हुई, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और पीड़ित महिलाओं से पहचान कराई गई। तभी पुलिस को इन दोनों बदमाशों का सुराग मिला। 24 मई की दोपहर इन लुटेरों ने अतरौली इलाके में फिर एक महिला से कुंडल लूट लिए। इसके बाद पूरा पुलिस सिस्टम एक्टिव हो गया। खैर और अतरौली इलाके में नाकेबंदी की गई, बैरियर लगाकर चेकिंग शुरू हुई तो महज 5 घंटे बाद शाम करीब 6 बजे दोनों बदमाश बाइक से गोदा रोड की मड़ौली चौकी के पास पहुंच गए। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की गाड़ी ने बदमाशों की बाइक को टक्कर मारकर घेराबंदी की और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग में दोनों बदमाश ढेर हो गए। पुलिस ने मौके से तमंचा, कारतूस, लूटी गई ज्वेलरी और बाइक बरामद की। वहीं इस मुठभेड़ के बाद ग्रामीण इलाकों में राहत का माहौल है, क्योंकि जिन बदमाशों के कारण महिलाएं घर से निकलने में डर रही थी वो पुलिस एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। सुबह मोटरसाइकिल से आते थे और ये लूट करके चले गए। हमारी सारी टीम इसमें लगी हुई थी, सीसीटीवी फुटेज हम लोग देख रहे थे, टेक्निकल सर्विलांस की भी इसमें मदद ली गई थी। वो सारी टीमें सक्रिय थी जो हमारा बॉर्डर लगता है बुलंदशहर से, क्योंकि बुलंदशहर से ये लोग आते थे। अपने पीएस सिस्टम के माध्यम से इनसे बोला सरेंडर करने के लिए, लेकिन इन्होंने पुलिस पर बहुत ज़्यादा फायरिंग की। तो आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में इनको गोली लगी। और अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां जब से शुभेंदु सरकार आई, डॉन, गुंडों और वसूलीबाजों पर एक्शन शुरू हो गया। डॉन की परेड हो रही है, गुंडों का सिर मुंडवा करके जुलूस निकलवाया जा रहा है और वसूलीबाजों को रस्सी से बांधकर सड़कों पर घुमाया जा रहा है। मकसद सिर्फ एक अपराध का खात्मा। तस्वीरें 3 हैं मगर सूबा एक है और अंजाम भी एक ही। बंगाल ने ऐसी तस्वीर शायद पहले कभी नहीं देखी हो। हावड़ा की सड़कों पर डॉन का जुलूस निकल रहा है, कहीं सिर मुंडवाकर गुंडों को दौड़ाया जा रहा है तो कहीं वसूलबाज की कमर में रस्सी बांधकर पुलिस घुमा रही है। यानी शुभेंदु राज में मैसेज साफ है, बंगाल में अब क्राइम करोगे तो सड़क पर जुलूस निकलना तय है। शुभेंदु अधिकारी के राज में बंगाल पुलिस का नया अंदाज दिख रहा है। डॉन हो, दबंग हो या वसूली गैंग, सड़कों पर उतरी शुभेंदु फोर्स सीधे इलाज कर रही है। पश्चिम बंगाल के नए अधिकारी के एक्शन का इफेक्ट देखिए। नाम आकाश सिंह, पहचान टीएमसी, काम रंगदारी, अंजाम कच्छा बनियान में परेड। हावड़ा के रंगदार और कुख्यात बदमाश आकाश सिंह को शुभेंदु फोर्स ने कच्छा और बनियान में सड़कों पर घुमाया।
2 दिन पहले आकाश कैसा दिखता था, उसमें किस कदर अकड़ थी, दोनों तस्वीरें देखी। आकाश सिंह की सरेआम परेड होती रही और लोग तमाशा देखते रहे। हावड़ा का बच्चा इस बदमाश को जानता है, लेकिन आप भी इसकी करतूतों के बारे में जानकर हैरान रह जाएंगे। कुछ दिन पहले ये बंगाल पुलिस की गिरफ्त में आया। ये पुलिस पर गोली चलाने का आरोपी है। इस पर रंगदारी गिरोह चलाने का आरोप है। कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। पुलिस इसे क्राइम सीन वाली जगह पर लेकर गई। क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन हुआ। इसका मकसद ये समझना था कि आरोपी ने अपराध की योजना कैसे बनाई, किन लोगों की मदद ली और वारदात को किस तरह अंजाम दिया गया। इसी दौरान आकाश सिंह कच्चा बनियान में दिखा। आसनसोल के बर्नपुर में न्यू टाउन इलाके की तस्वीर देखिए। यहाँ पर सिर्फ तृणमूल कांग्रेस का अवैध दफ्तर पर बुलडोजर नहीं चला है, यहाँ पर ममता बनर्जी का अहंकार जमींदोज हो रहा है। यहाँ पर टीएमसी के गुंडों की दादागिरी धूल में मिल रही है। दबंगई की हद देखिए। बर्नपुर इस्को कारखाना की इस प्रॉपर्टी को टीएमसी के बदमाशों ने अपना दफ्तर बना लिया था। कारखाना प्रबंधन की ओर से तृणमूल कांग्रेस का ये 5वां दफ्तर है जिस पर एक्शन हुआ। क्वेटा के धमाके ने पाकिस्तान की नींद खराब की। बलोच लिबरेशन आर्मी सिर्फ अब हमले नहीं कर रही, बल्कि पाकिस्तान और चीन के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को चुनौती दे रही है। ये वजह भी है कि शहबाज सरकार अब चाइनीज प्रोजेक्ट्स को बचाने के लिए एक अलग से वापदा सुरक्षा बल बना रही है। लेकिन सवाल ही, क्या ये सुरक्षा बल बलूचों का सामना कर पाएगा या फिर पाकिस्तान अपनी आग में भस्म होने जा रहा है? धुआं, बारूद, जलती ट्रेन, चीखते लोग। पाकिस्तान में कोयटा की धरती पर ऐसा धमाका हुआ कि मुनीर ब्रिगेड के होश उड़ गए। बलूचिस्तान फिर जल उठा और इस बार बीएलए ने पाकिस्तान को सिर्फ जख्म नहीं दिया, बल्कि धमाकों के साथ ये भी बता दिया कि बलूचिस्तान अब डरने वाला नहीं है, लड़ने वाला है। दूसरी तरफ इस धमाके की गूंज से शहबाज सरकार इतनी डर गई है कि बलूचिस्तान में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और चीन के कर्मचारियों को सुरक्षा देने के लिए वापदा सुरक्षा बल बनाने का फैसला किया है। दरअसल पाकिस्तान के कोयटा में हुए आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली और बाकायदा इस हमले में सुसाइड बॉम्बर बिलाल शाहवानी की तस्वीर भी जारी की। जाफर ट्रेन पर हमला करने वाला यही फिदाइन कमांडर था और कोयटा में मिलिट्री शटल ट्रेन को निशाना बनाने वाला भी बिलाल शाहवानी ही है। ये जली हुई गाड़ियां, ये धुआं, ये आग, ये राख और ट्रेन की पलटी हुई बोगियां, हालात बता रहे हैं कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है। अब बलोचों ने पाकिस्तान से आजाद होने का पक्का इरादा कर लिया है और इसी खतरे को भांपते हुए शहबाज और मुनीर ने वापदा सुरक्षा बल का गठन किया है। लेकिन इसके पीछे मकसद क्या है, ये भी समझ लीजिए। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट समेत कई प्रोजेक्ट्स पर आतंकी हमले हुए, जिनमें चीनी और पाकिस्तानी कर्मचारी मारे गए। कोयटा हमले के बाद खतरा और बढ़ गया है। चीन ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उसके नागरिक सुरक्षित नहीं रहे तो सीपीईसी और अन्य प्रोजेक्ट्स की फंडिंग प्रभावित हो सकती है। इसके बाद पाकिस्तान सरकार पर अलग से सुरक्षा ढांचा बनाने का दबाव बढ़ गया है। पाकिस्तान सेना की स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन सीपीसी प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा करती थी, लेकिन वापदा के जल और बिजली प्रोजेक्ट्स उस दायरे में नहीं आते थे। इसी कमी को दूर करने के लिए नया सुरक्षा बल बनाया जा रहा है। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि डैम, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, ट्रांसमिशन सिस्टम और पानी से जुड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम है। इन पर हमला देश की ऊर्जा और जल सुरक्षा पर सीधा असर डाल सकता है। अब इन प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा के लिए सेना, रेंजर्स और स्थानीय पुलिस को लगाना पड़ता है। अलग से वापदा सुरक्षा बल बनने से इन संवेदनशील प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा समर्पित फोर्स के हाथों में आ जाएगी। यानी ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता है चाइनीज प्रोजेक्ट की सुरक्षा, क्योंकि अगर चीनी भाग गए तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का ऑक्सीजन सिलेंडर निकल जाएगा। सीपीईसी पहले से ही बलूचों के निशाने पर है और अब पाकिस्तानी सेना को अपने ही घर में उठी आग से डर लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेकिन चीन की वजह से सिर्फ पाकिस्तान की टेंशन नहीं, बल्कि कल तक टैरिफ की धमकी देने वाले ट्रंप के सुर भी अचानक बरसे। क्या अमेरिका ये समझ रहा है कि चीन को रोकना भारत के साथ खड़ा होने के बराबर है? ट्रेड डील से लेकर मिडिल ईस्ट तनाव तक अब दुनिया की हर बड़ी रणनीति में कैसे हिंदुस्तान एक बड़ा प्लेयर बन रहा है और कैसे ट्रंप अब टैरिफ नहीं ट्रस्ट की भाषा बोल रहे हैं, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप कल तक टैरिफ की तलवार दिखा रहे थे, जो भारत को ट्रेड वॉर की धमकी दे रहे थे, आज वही ट्रंप मोदी मोदी कर रहे हैं।
big fan of Prime Minister Modi. दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान फोन पर लाइव आए ट्रंप ने भारत और प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हम भारत के इतने करीब पहले कभी नहीं थे और भारत मुझ पर 100% भरोसा कर सकता है। लेकिन सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ? ट्रंप के सुर अचानक बदल गए। क्या वजह है कि मुनीर और शहबाज की तारीफ करने वाले ट्रंप अब मोदी के मुरीद बन गए हैं? दरअसल दूसरी बार सत्ता में आते ही ट्रंप ने पूरी दुनिया पर टैरिफ का हंटर चलाया। चीन को चेतावनी, यूरोप पर दबाव और हिंदुस्तान पर भी आर्थिक वार किया। लेकिन ईरान युद्ध के बाद दुनिया बदल गई। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की किरकिरी हुई, रूस आंखें दिखाने लगा, चीन ने दूरी बना ली और ग्लोबल मंच पर अमेरिका खुद को अकेला महसूस करने लगा। तो उसे फिर से भारत की याद आई और ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के साथ हिंदुस्तान का भी गुणगान करने लगे। वजह भी समझ लीजिए। दरअसल अमेरिका को इंडो पैसिफिक में संतुलन के लिए भारत चाहिए, चीन को जवाब देने के लिए भारत चाहिए, सप्लाई चेन बचाने के लिए भारत चाहिए और दुनिया में भरोसेमंद पार्टनर के लिए भारत चाहिए। यही वजह है कि ट्रंप के सुर बदल रहे हैं। टैरिफ की तलखी अब दोस्ती की गर्मजोशी में बदलती दिख रही है। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ कूटनीतिक मजबूरी है या फिर अमेरिका समझ चुका है कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत अब भारत है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये सोचकर चीन के दौरे पर पहुंचे थे कि चीन से अमेरिका के रिश्ते में पहले से सुधार होगा, दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा और जब दोनों देश साथ आएंगे तो वर्ल्ड ऑर्डर भी बदलेगा। लेकिन चीन ने ताइवान पर अमेरिका को चेतावनी दी तो ये साफ हो गया कि अमेरिका और चीन की जुगलबंदी कभी नहीं हो सकती। लिहाजा अमेरिका अब चीन से हर मोर्चे पर पीस होने के लिए भारत को साधना चाह रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति का मोदी प्रेम उस समय सामने आया है जब अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील होने वाली है। अमेरिका के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर हैं और मिडिल ईस्ट में शांति के लिए पूरी दुनिया भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। यानी बार बार पलटी मारने वाले ट्रंप एक बार फिर हिंदुस्तान में अपना हित देख रहे हैं और उसे साधने के लिए अपने सुर भी बदल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ ईरान अमेरिका के बीच डील फाइनल लगभग हो चुकी है, वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि दूसरी तरफ ट्रंप का अलविदा वाला पोस्टर और मिडिल ईस्ट में बढ़ता हुआ तनाव। सवाल ये कि क्या दुनिया एक और बड़ी जंग के मुहाने पर है या कोई और डील है जो बाद में पूरी सिचुएशन बदल सकती है? दुनिया की सबसे खतरनाक जंग क्या अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है? ये सवाल इस क्योंकि एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच डील की खबरें तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सिर्फ एक शब्द आइडियोस यानी अलविदा। लेकिन असली सवाल यह कि आखिर ट्रंप किसे अलविदा कह रहे हैं, ईरान को या फिर युद्ध को? एआई से बनी तबाही की तस्वीर, आसमान में हमला करते लड़ाकू विमान और नीचे ईरान का झंडा, और इन सब के बीच इस पोस्ट में ट्रंप ने सिर्फ एक शब्द लिखा, आइडियोस। स्पेनिश भाषा के इस शब्द का अर्थ होता है अलविदा। ट्रंप के इस रहस्यमयी पोस्ट ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया स्टंट है या फिर आने वाले किसी बड़े सैन्य या कूटनीतिक फैसले का संकेत। इस सवाल की वजह है ट्रंप का दूसरा पोस्ट। इस पोस्ट में एक फाइटर प्लेन में लोड मिसाइल दिखाया गया है और उस पर लिखा है, इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। तो क्या माना जाए कि यह ट्रंप की ईरान पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की नीति है? दरअसल मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच डील पर बात करीब करीब बन गई है। यानी अमेरिका ईरान के बीच डील मोटे तौर पर तय मानी जा रही है। लेकिन न तो इस पर अभी तक ईरानी सुप्रीम लीडर
मुस्तफा खामनेई के दस्तखत हुए और न ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, इसलिए इसकी वैधता का कोई आधार नहीं है। ट्रंप अभी वक्त ले रहे हैं क्योंकि ईरान अब भी अंतिम डील पर विचार कर रहा है, खास तौर पर वो 5 मुद्दे जिस पर अभी भी दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है। पहला, जब्त संपत्ति। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने उसकी करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की विदेशी संपत्ति जब्त कर ली है। ईरान ये संपत्ति वापस मांग रहा है। दूसरा, यूरेनियम। ईरान के पास करीब 450 किलो समृद्ध यूरेनियम बताया जा रहा है। अमेरिका और उसके साथी देश इसे खतरा मान रहे हैं। ईरान इसे हटाने को तैयार तो है, लेकिन कहां, ये अभी तय नहीं है। तीसरा, युद्ध थोपना। ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका उस पर युद्ध थोपना चाहता है। ईरान ने कहा कि अगर हमला हुआ तो पूरे मध्य पूर्व में असर पड़ेगा और कई देशों को नुकसान होगा। चौथा, होर्मुज संकट। ईरान ने होर्मुज को लेकर भी चेतावनी दी है। अमेरिकी नाकेबंदी नहीं हटी, ईरान ये रास्ता बंद कर सकता है, जिससे तेल सप्लाई पर असर पड़ेगा। पांचवा और आखिरी, परमाणु ठिकाने। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका या इजराइल ने उसके परमाणु ठिकानों पर हमला किया तो इसके नतीजे गंभीर होंगे। यानी बातचीत के बीच तनाव कम जरूर है, लेकिन ट्रंप का असली प्लान क्या है ये साफ नहीं है। हाँ, ईरान का रुख जरूर साफ है, वो थोपा हुआ युद्ध और अपनी संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा, चाहे इसका अंजाम एक और जंग क्यों न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।